हेलो दोस्तों, आरबी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज अपना जो सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलने वाला है, उसका आज पहला वीडियो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी से। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अपना पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोषण। पोषण से शुरुआत करेंगे, जो कि बायो का पहला चैप्टर है। तो हम लोग पहले इस सीरीज में सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग कोई भी डाउट नहीं रखने वाले हैं। तो हम लोग का जो पोषण है, पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण यानी होता क्या है, न्यूट्रिशन यानी होता क्या है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे चीज़, जैसे कि कार्ब्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर हम लोग बताएंगे ये सब चीज़ें होते क्या हैं एक्चुअली। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने सुना है, बस इतना काफ़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फिर विटामिन्स होते हैं, फिर फैट होता है। तो ये सारे चीज़ जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये हमारे भोजन में, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मौजूद रहता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस खाने से इन सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल के फिर अपने इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ करता है। अब उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है, यानी बनाता है बॉडी को। जैसे मसल्स, जो हमारे मांसपेशियां हैं उसको बनाता है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, जैसे विटामिन्स, बहुत सारे रोगों से हमें छुटकारा। आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन की कमी से ये रोग हो गया, इस विटामिन की कमी से वो रोग हो गया। तो हम लोग सारे विटामिन्स को एक बहुत ही शानदार तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में मौजूद जितने सारे ये न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उसको हम लोग अवशोषित करके फिर उसको न्यूट्रिशन यानी पोषण बोलते हैं। भोजन में विद्यमान यानी रहने वाले जितने सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारे बॉडी कैसे यूटिलाइज करता है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, वो हमको बस इतना पढ़ना है। वो भी रेलवे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें तो पढ़ना बहुत सारा चीज़ है, दुनिया में बहुत सारा चीज़ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे हमें फ़ायदा होने वाला है नहीं। हमें जितना फ़ायदा देगा, जो हमें एक मार्क्स दे देगा, तो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी और बहुत सारा चीज़ है जिसको हमको वैल्यू नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हैंड रिटन नोट्स में आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक, या फिर मैं छोड़िए, टेलीग्राम में आपको बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, बहुत सारा PDF में आपको ढूंढने में ही टाइम आपका ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव में आपको एक अच्छा बढ़िया सा फोल्डर बना के डाल दूँगा, ये बायोलॉजी का। मैं चाहता हूँ आप लोग सिंपली सब कुछ कैप्चर कर ले, बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपके लिए ना हो। तो मैं गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, मुझे चैनल ग्रो करना, व्यूज़, ये वो से कोई मतलब नहीं है। मुझे पढ़ाने का थोड़ा शौक़ है और मैं अपने आप को उस थोड़ा बहुत काबिल समझता हूँ कि मैं आपको बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन किया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो आप मुझे उस दोस्त की भांति ही देखिए, मुझे कोई टीचर वगैरह उस तरह का उपाधि नहीं चाहिए, या फिर मुझे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं करना है। तो आप सबसे पहले गूगल ड्राइव का मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा, उसमें बायो वाला एक फ़ोल्डर होगा, फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स वाला एक फ़ोल्डर होगा, एक केमिस्ट्री का फ़ोल्डर होगा। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बहुत ही सिस्टमिक ढंग से आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव से। और अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो मोटा मोटा बात क्लियर हो गया। तो ये मैं अभी मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और आपको
सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो वो एक ही चीज़ है, समझने में। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा मेरे भाई। अब जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में फोड़ के नहीं आ सकते। अब भले ही अगर आप ग्रुप डी टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी में आप 25 आउट ऑफ 25 नहीं कर सकते जब तक आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ आपके माइंड में डाल दूंगा कॉन्सेप्ट, घोल के पिला दूंगा कॉन्सेप्ट। आप बस मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, मेरे लेक्चर्स वीडियो को अच्छे से बढ़िया से देखिए, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोगों ने क्या अभी तक क्या समझा? पोषण मतलब होता क्या है? पोषण मतलब होता है कि हमारे जो खाने में, भोजन में जो पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है उसका, यानी न्यूट्रिएंट्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए मेरा तो बाइलिंगुअल चलेगा। न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको कैसे हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, बॉडी यूटिलाइज कैसे करता है, किस तरह से उसका उपयोग करता है, उस हिसाब से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो हर प्राणी के लिए क्या भोजन ग्रहण करने का, यानी जो न्यूट्रिएंट्स गैदर करने का तरीका, जो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करते हैं हम लोग भोजन के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन हर प्राणी, दुनिया में जितने सारे प्राणी हैं, हर प्राणी के लिए तो बराबर एक तरीका नहीं हो सकता है। जैसे कुछ होता है, अगर बैक्टीरिया की बात करें और ह्यूमन की बात करें तो क्या दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बराबर है? बैक्टीरिया जैसे हम लोग खाना खाते हैं फिर उसको पचाते हैं, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करते हैं, क्या उसी तरह से बैक्टीरिया भी करता होगा? देखिए न्यूट्रिएंट्स तो दोनों को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स दोनों को चाहिए, लेकिन इसका मोड यानी तरीका अलग है। ठीक है, तो हम लोग वो सारे डिफरेंट तरीके को देखने वाले हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का तरीका। ठीक है, इसमें देखिए एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। अब ये क्या बवाल चीज है? ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी होता है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब होता है विषमपोषी। ये क्या चीज लिख दिया सर ने? स्वपोषी क्या चीज है भाई? विषमपोषी क्या होता है? देखिए आप लोग को तो इतना तो जानकारी होगा कि स्वपोषी जो होता है वो खाना स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, और जो विषमपोषी होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, जो विषमपोषी होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, जैसे कि हम लोग में ह्यूमंस हो गया या फिर कोई भी एनिमल आप लोग ले सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स में हम लोग जैसे बताया कि इसमें आपका होता है ग्रीन प्लांट्स, जितने सारे प्लांट्स है, एल्गी है, जो शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रीन प्लांट्स एंड शैवाल जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, और हेटेरोट्रॉप्स में बहुत सारा एनिमल सबका आ जाता है। तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो हेटेरोट्रॉप्स है उसमें भी बहुत सारे तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को देखने मिलता है। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। होलोजोइक, अब ये क्या चीज़ है? होलोजोइक मतलब क्या होता है? जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग खाना ग्रहण करते हैं, यानी अंत ग्रहण करते हैं, फिर उस खाने का पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, यानी एक कंप्लीट डाइजेस्टिव साइकिल आपका चलता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि होता है ह्यूमन में, हम लोग खाना खाते हैं, निगलते हैं, खाने को फिर पचाते हैं, फिर उससे अवशोषण करते हैं। जैसे अमीबा में होता है। अमीबा में कैसे होता है? जैसे एक अमीबा होता है इस तरह का, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, लेकिन जब इसको खाना मिलता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको अगर दिक्कत होगा उधर तो मैं यहाँ बना देता हूँ, नीचे दिख रहा होगा शायद। देखिए ये अमीबा यहाँ पर आपका खाना है। ठीक है, तो इसको जब खाता है, निगलता, तो इसके इर्द गिर्द क्या करता है? ये स्यूडोपोड्स, यानी मतलब आपका वो
एक स्यूडोपोड डेवलप करता है। ये होता क्या है, मतलब इसका बॉडी का स्ट्रक्चर को ही ये इस तरह से मतलब मेंटेन कर सकता है, तो इसको स्यूडोपोड्स बोला जाता है। और इस जो खाने को अंदर लेगा उसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये दो टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो अमीबा स्यूडोपोड्स डेवलप कर सकता है खाने को अंतग्रहण करने के लिए, यानी कैप्चर करने के लिए। और जो प्रोसेस होता है खाने को अपने अंदर लेना, हाँ मतलब खाने को इनगल्प करने का जो तरीका है, इनगल्प करता है यानी अंतग्रहण करता है, अंतग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या टर्म है, पहले जो खाने को हम लोग स्यूडोपोड्स के जरिए उसको अंदर ले लेंगे, और दूसरा क्या है, उस प्रोसेस को जो खाना को हम लोग अंदर ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा के केस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। देखिए अमीबा देखने में तो छोटा जीव है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है खाने का वो हमारे खाने के प्रोसेस से सिमिलर है, तो इसलिए हम लोग दोनों होलोजोइक है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक जैसे पैरासाइट्स। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका, आपका बाल में अगर कभी बचपन में जूं हुआ होगा ना, तो आपको पता होगा कि वो लोग हमारे बाल में इस अंदर रहते हैं, और हम लोग का जो ये खोपड़ी का जो ये है ना स्कल्फ है, उससे खून चूसते रहता है, तो वो हमारे यहाँ पर जो रहता है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन वो पैरासाइट है, मतलब किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, किसी दूसरे जीव के बॉडी से वो जुड़ा हुआ, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, पैरासाइट्स हो गया, जैसे हम लोग का बालों का जूं बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर अमरबेल, अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे एक पेड़ होता है और पेड़ के ऊपर बहुत सारा जालीदार इस टाइप सा बना होता है, तो उसको हम लोग अमरबेल यानी कसकूटा बोलते हैं, कसकूटा। ये आपका फ्रेश आपका नोट्स मैं जैसे बताया गूगल ड्राइव में आपको मिलेगा, अभी कोई भी टेंशन लेने का जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में होलोजोइक हम लोगों ने देख लिया, पैरासिटिक हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स यानी सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृतप जीवी। ठीक है, जो मरे हुए यानी डिसीज्ड, मृतक जो जीव है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है कि जो मरा हुआ है, बॉडी कोई मर गया है मान लीजिए, उसके ऊपर बैक्टीरिया डेवलप करता है, उसके ऊपर वो खाना मतलब वो उसके लिए भोजन हो जाता है। तो मरे हुए जीवों का जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और इस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपका। ठीक है, जैसे फंगस, एक फंगस होता है जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। अब मैं राइजोपस का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड देखा है, एक अगर इस तरह का ब्रेड है उसके ऊपर इस तरह का मोल्डिंग हो जाता है, कुछ दिन अगर रह जाता है ब्रेड खराब हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीनिश टाइप का कुछ आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग उसको नहीं खाते हैं, वही होता है राइजोपस फंगस। ठीक है, तो ये फंगस भी आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है। फिर हम लोग का जो लास्ट वाला है उसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, ये सारे चीज़ से क्वेश्चन आता है। आपको पूछा जाएगा अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो होलोजोइक है। ठीक है, पैरासाइट का कसकूटा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का है, तो आपको बोलना पड़ेगा पैरासिटिक मोड है, आप सैप्रोफिटिक नहीं बोल सकते हैं। उस तरह से बैक्टीरिया का हो जाएगा सैप्रोफिटिक, फंगस का सैप्रोफिटिक हो जाएगा। अब सिम्बायोटिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, किसी दूसरे जीव के साथ एक सहजीवी कनेक्शन करना, सहजीविता। अब ये क्या होता है, जैसे एक आपका होता है फंगस, फंगस प्लस एक एल्गी एक दूसरे को मतलब प्रमोट करता है, ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है, और इस तरह से लोग का पार्टनरशिप हो जाता है,
पार्टनरशिप हो जाता है। तो एक फंगस और एक एल्गी का पार्टनरशिप से जो बनता है वो एक सिम्बायोटिक है। और इसका एक एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लाइकेन जो है फंगस और एल्गी का एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये आपको इतना आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेट्रोट्रॉपिक हो गया। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे कि होलोजोइक में ह्यूमन एंड अमीबा हो गया। अमीबा के केस में स्यूडोपोडिया डेवलप करके एंडोसाइटिस करता है, उस तरह से वो भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। फिर पैरासिटिक में हो गया जूं और अमरबेल का एग्जाम्पल, जो दूसरे के ऊपर पलता है, दूसरे के टुकड़े पर पलता है। ये सही है, दूसरे के टुकड़े पर पलता है। फिर सैप्रोफिटिक होता है, जो मर गया बेचारा, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया और फंगस डेवलप हो जाते हैं। और सिम्बायोटिक जो होता है ये एक सहजीवी कनेक्शन होता है, जैसे कि दो अलग अलग आपका ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे को हेल्प करता है और इस तरह से एक पार्टनरशिप बनाता है। और उस पार्टनरशिप का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन, जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, मैं यहाँ तक आपका मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और 2-4 चीज़ है जो आपको याद रखना होगा। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आज ही। मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होगा मैं आपका सारा जो नोट्स है गूगल ड्राइव में और टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अब देखिए कुछ जो प्लांट, जैसे हम लोगों ने बताया प्लांट्स जो होता है कैसा होता है, प्लांट्स कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब जो खुद का खाना खुद बनाता है। थ्रू किस प्रोसेस से बनाता है? वो होता है आपका सिंपल सा जो हम लोग का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? आप कमेंट में बताइए। जो स्वपोषी प्लांट्स है वो किस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट्स जैसे कि इंसेक्टिवोरस होता है, यानी वो खुद का खाना नहीं बनाता है, वो जीवों पर डिपेंड हो जाता है। इंसेक्ट को खाता है। कुछ प्लांट्स ऐसा है, सुनने में अजीब है, लेकिन प्लांट्स, सारे प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स नहीं बोल सकते। एक इंसेक्टिवोरस होता है प्लांट, यानी ये कीट को खाता है, कीट पतंग को खाता है। ठीक है, तो उसमें एक आपका जो एग्जाम्पल्स आता है, एक होता है पिचर प्लांट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? घटपर्णी। इसका मुंह जो है एक घट जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर कुछ बैठता है ये अपना मुंह बंद कर लेता है, तो वो हो गया घटपर्णी। दूसरा है, इसको याद रखना है बस, संड्यू प्लांट। तीसरा जो है इंसेक्टिवोरस में एक संड्यू प्लांट आता है, एक पिचर प्लांट आता है आपका, और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीन जो है ये आपका अपवाद है। ठीक है, प्लांट सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये तीनों को छोड़ गया क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो मैं बोर्ड मिटा देता हूँ। कहाँ मैंने डस्टर कहाँ रख दिया? ठीक है, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट का उत्तर दूंगा। और ये क्लासेस जो है आपका रेगुलर ही चलता रहेगा जहाँ तक मैं, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम्स है कुछ, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम शायद नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे ही वो एग्ज़ाम का टेंशन ख़त्म होगा तो आपका क्लासेस बिल्कुल पूरी तरह से रेगुलर हो जाएगा। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिएंट्स। जैसे इस चैप्टर के बारे में पहले ही मैंने बताया कि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही है। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही शिद्दत से पढ़िए। और जिन्होंने एक बार पढ़ चुका है ये सारे कॉन्सेप्ट, आप लोग वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं और फिर से एक बार आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर ग्रुप डी में, एलपी में, टेक्नीशियन में बहुत
ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन ही शायद इधर उधर भटक जाए, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है कि हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एनर्जी देता है। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने के माध्यम से वो हमें एनर्जी देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ होता है कि बॉडी का बिल्डिंग करता है, यानी बॉडी को बनाता है, जैसे मसल्स को बनाता है। और एक काम ये भी होता है कि हमें प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। बहुत सारे रोगों से क्या करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। तो ऊर्जा देने के लिए जैसे कैलोरीज मिलता है फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए विटामिन एंड मिनरल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। एनर्जी के लिए हम लोग कार्ब्स का यूज करते हैं और फिर आपका फैट का यूज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को, जैसे ही हम लोग खाना खाएं उसमें से न्यूट्रिएंट्स अवशोषित किए तो उसमें से हमें एनर्जी मिलता है। हमारे जो मसल्स है, ये मसल्स, जितने सारे मसल्स है, ये मसल्स का जो है बिल्डिंग करता है, यानी प्रोटीन जो है मसल को बिल्ड करता है। फिर कुछ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करता है। तो इसी कारण से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स में भी अब 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज करते हैं, यानी लेते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स लेना एक मात्रा में नहीं लेते हम लोग। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनिए। न्यूट्रिएंट्स जो होता है 2 टाइप से होता है। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मात्रा के अनुसार है ये। और दूसरा होता है माइक्रो मतलब कम मात्रा में लेते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, फिर फैट भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, वाटर भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। इतना क्लियर है। अब जो माइक्रो में है, माइक्रो में आपका हो जाएगा, माइक्रो में विटामिन है एंड कुछ मिनरल्स है, ठीक है। ये हम लोग कम मात्रा में लेते हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये सारे चीज़ जो है ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा हाइप बन चुका है, बार बार आपको कार्बोहाइड्रेट सुनने को मिल रहा है। आपने पहले भी सुन रखा है कार्ब्स के बारे में कि बॉडी में कार्ब्स ज़्यादा हो रहा है, कार्ब्स कम करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। जो लोग डाइट करते हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड है, किस टाइप का कंपाउंड है? इसमें आपका कार्बन होता है, इसमें मान लेते हैं 1 मोल कार्बन है, और इसमें वाटर के साथ ये कंबाइन होता है, मान लेते हैं y मोल वाटर है। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल मैं आपको बस एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, C6H12O6। ये आप लोगों ने बचपन से सुन रखा है। इसका किसका होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है और H2O का कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है। देखिए सी कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो गया, एंड ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ये आपका एक्चुअल में इस तरीके से बॉन्ड अप रहता है कि 6 कार्बन है, उसके साथ 6 कार्बन के साथ आपका 6 वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से कॉम्बाइन होता है, तो आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बनिक कंपाउंड है एक कार्बोहाइड्रेट जो CxH2O के फॉर्म में रहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जो चीज़ पर जाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स
कितने तरह के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम लोग इसको 3 तरीके से तोड़ सकते हैं, मतलब 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है हम लोगों ने बता दिया कि ये कार्बनिक कंपाउंड है जो CX H2O यानी वाटर के Y मोल वाटर के साथ X मोल कार्बन के जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो ये आपका 3 तरीके से इसका कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग का जो है एक होता है, एक आपका जो पहला है उसमें क्या होता है, काफ़ी सिंपल होता है, इसमें आपका मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में रहता है, इसको मोनोसैकराइड्स बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। दूसरा होता है डाई सैकराइड्स और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड्स। अब ये क्या बवाल चीज़ है, सुनने में तो थोड़ा फैंसी लग रहा है भाई, है क्या चीज़? आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन मोनोसैकराइड्स जो होता है ये काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। इसमें ग्लूकोज यानी जो मोनोसैकराइड्स है इसमें एक ही मतलब मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये बहुत सारा कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होता है जिसमें होता है आपका फ्रुक्टोज, नहीं फ्रुक्टोज होता है पहला, दूसरा होता है गैलेक्टोज और तीसरा होता है ग्लूकोज। ठीक है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये 3 चीज़ आपका मोनोसैकराइड्स में पाया जाता है। तो फ्रुक्टोज जो होता है ये फलों में पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज जो होता है ये फल में पाया जाता है। ग्लूकोज तो आप लोग जानते ही हैं, और गैलेक्टोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसैकराइड्स में आता है। अब डाइसैकराइड्स में क्या क्या आता है, इसको याद रखने के लिए आप कैसे सिंपल सा इसमें कर सकते हैं कि फ्रूगल ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज बहुत कंजूस है, ये जो ग्लूकोज है ये बहुत कंजूस है। ठीक है, तो फ्रूगल यानी बहुत कंजूस होता है, इसका मतलब कंजूस। ठीक है, तो फ्रूगल ग्लूकोज आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, फ्रू से फ्रुक्टोज हो जाएगा, गल से गैलेक्टोज हो जाएगा, ग्लूकोज। तो फ्रूगल मतलब था कंजूस, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, कंजूस ग्लूकोज। ये बस याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक्स है। आप अगर अपने तरीके से कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको जिस तरीके से याद रहे, लेकिन याद रखना होगा भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, काफ़ी आप लोग मैच्योर हो चुके हैं और आप लोग चीज़ों को समझते हैं, इतना मैं तो आशा करता हूँ। दूसरा है, देखिए आप कैसे भी याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना ही है, आपको जिस तरीके से याद हो जाए आप याद रखिए। दूसरा होता है आपका डाइसैकराइड। डाइसैकराइड में क्या क्या आता है, डाइसैकराइड में आता है सुक्रोज, सुक्रोज जो गन्ने के जूस में मिलता है, सुक्रोज। दूसरा होता है माल्टोज। ठीक है, और तीसरा होता है आपका लैक्टोज। ये लैक्टोज जो होता है ये तो दूध में होता है। माल्टोज जो हम लोग जो चावल पकाते हैं उसके बाद जो माड़ निकलता है, आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन भात का जो माड़ होता है, जो चावल का जो पकाने के बाद जो पानी निकलता है उसमें आपका माल्टोज हो जाता है, तो चावल का पानी बोल सकते हैं। ठीक है, और सुक्रोज जो होता है ये गन्ने के जूस में होता है, गन्ने में होता है। सुक्रोज जो होता है गन्ने के जूस में होता है, माल्टोज जो होता है चावल के पानी में होता है, लैक्टोज जो होता है दूध में होता है। अब सुक्रोज जो है ये डाइसैकराइड्स है, यानी 2 कार्बो मोनोसैकराइड्स के बनने से। ये डाइसैकराइड्स मतलब डाई मतलब मोनो प्लस मोनो, आप समझ रहे हैं ना, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1 प्लस 1। तो ये 2 अलग अलग मोनोसैकराइड्स के मिलने से, कंबाइन होने से डाइसैकराइड्स बनता है। तो पहला जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है ये हमारा किस किस चीज़ से बनता है, सुक्रोज जो है ये फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज जो फल में मिलता है वो वाला फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज के साथ बनता है ये।
ठीक है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज के साथ। माल्टोज जो होता है, इसमें माल्टोज में आपका 2 ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और जो लैक्टोज होता है, इसमें गैलेक्टोज, हाँ जी, माफ कीजिएगा। तो ये लैक्टोज जो होता है, इसमें गैलेक्टोज होता है, ये वाला जो मोनोसेक्राइड वाला गैलेक्टोज है, ये वाला गैलेक्टोज प्लस एक ग्लूकोज होता है। तो अभी आपका पिक्चर क्लियर है कि ये डाइसेक्राइड्स होता क्या है। डाइसेक्राइड्स में 2 सिंपल यानी मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, जिसमें आपका एक सुक्रोज है। सुक्रोज जो गन्ने के, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई ये सुक्रोज है, गन्ने के जूस में मिलता है, लेकिन ये है क्या चीज़। तो देखिए, गन्ना एक फ्रूट है, आप ऐसे मान के चलिए कि गन्ना एक फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट में क्या होता है, फ्रुक्टोज। गन्ना एक फ्रूट है, तो फ्रूट में क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा और एक ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज तो आपको मिल जाएगा हर चीज़ में। माल्टोज, माल्टोज जो चावल के पानी में रहता है, इसमें आपको याद रखना, देखिए माल्ट जो होता है गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने के लिए कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसमें 2 ही ग्लूकोज मिलता है, मतलब सारा ग्लूकोज उसमें ठुसा हुआ, इसलिए वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि माल्टोज जो है डाइसेक्राइड है, उसमें सारा ग्लूकोज ठुसा हुआ है, इसलिए वो कुछ देर के बाद जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद लैक्टोज जो दूध में मिलता है। दूध में, अब इसमें देखिए, दूध में जो मिलता है गैलेक्टोज, इसमें ऑलरेडी लैक्टोज है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और एक ग्लूकोज, समझ गए ना। दूध में जो लैक्टोज होता है, उसमें एक गैलेक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ओके। अब तीसरा जो हम लोग का पॉलीसैकेराइड्स है, इसमें बहुत सारा मोनोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड का कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे हमारा पॉलीसैकेराइड बनता है। जैसे सेल्यूलोज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्यूलोज जो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा होता है सॉरी स्टार्च। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और ये एक पॉलीसैकेराइड है। जो आलू में स्टार्च होता है बहुत सारा, जैसे चावल में स्टार्च होता है, तो ये स्टार्च जो है ये एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और तीसरा जो हमारा है वो है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, और ये 3 चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे एनिमल में जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये नहीं, सॉरी, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट, माफ कीजिएगा, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। और सेल्यूलोज जो है, ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये समझ गया ना। सेल्यूलोज जो है वो पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है वो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन जो है एनिमल के लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। इतना क्लियर है। तो हम लोग इसको फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। मोनोसेक्राइड है जो सिंगल एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो इसको हम लोग फ्रुगल ग्लूकोज के हिसाब से याद रख सकते हैं। दूसरा है डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड यानी 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं, जिसमें सुक्रोज आते हैं जो गन्ने में पाए जाते हैं। इसमें गन्ना एक फ्रूट है तो फ्रुक्टोज मिलेगा और एक ग्लूकोज मिलेगा। दूसरा है माल्टोज जो चावल के पानी में होता है। चावल का पानी कुछ देर के बाद गाढ़ा हो जाता है, किस कारण से? क्योंकि उसमें ठूस ठूस के ग्लूकोज भरा हुआ है, यानी 2 ग्लूकोज होगा उसमें। लैक्टोज जो है एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है।
तो इस तरह से मेरा डाइसैक्राइड कंप्लीट हो जाता है। फिर पॉलीसैक्राइड जो है, पॉलीनी यानी बहुत सारा मोनोसैक्राइड या फिर डाइसैक्राइड का कॉम्बिनेशन से मिल के बनता है। तो सेल्यूलोज पहला जो है हमारा, वो सेल्यूलोज दुनिया में मिलने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है दुनिया में, और सेल्यूलोज के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च जो है, प्लांट के बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एनिमल के लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो एनिमल के लीवर में स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं ये मिटा देता हूँ। आज एक ही लेक्चर में आपका सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये लेक्चर वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, आप चाहे तो इसको 2x स्पीड तक बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन ये सारे जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भौकाल बनाना नहीं है, आपको बस पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर का बात भी नहीं करूँगा। आप मेरा कंटेंट देख के समझ जाएंगे कि इस कंटेंट में दम है या नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अगर इस अभी तक बने हुए वीडियो में, तो एक लाइक या फिर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, ताकि ये सीरीज़ आपका, मैं तो ऐसे पढ़ाते रहूँगा लेकिन आपको जज करना है कि मेरे लिए सही है, ये सफिशिएंट है या नहीं। आप मैंने पहले भी बताया, रिसोर्सेज पे मत जाइए, आप मेरे कंटेंट पे रहिए। कंटेंट बहुत रिच है और आगे का कंटेंट जो आपको मिलेगा वो और शानदार मिलता रहेगा। बेकार का कोई एनिमेशन मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर का बात कर दूँ, तो आपको अगर एग्ज़ाम तक में वो चीज़ें याद ना रहे तो क्या फ़ायदा। आपको सिंपल याद रखना है, जो फैक्ट है उसको याद करना होगा। आप एक बार में नहीं 5 बार रिवाइज कीजिए, लेकिन ये सारे चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। आपको एनिमेशन से कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़े, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस छोड़िए और आप याद कीजिए और चीज़ों को समझिए, बस इतना काफ़ी है। और हाँ, और एक बात है कि मैं आपका इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। एक चीज़ है जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो वो मैं आपको अंत में बताऊँगा, ठीक है। अब वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, गिव अवे तो होते रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मिले ना मिले, किसी और को मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉलीसैक्राइड्स के बारे में भी देख लिया है कि 3 तरह के पॉलीसैक्राइड्स थे, क्या क्या था, एक बार दिमाग पे जोर डालिए। पहला पॉलीसैक्राइड था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? एनिमल के लीवर में। वो काम क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल के लीवर में स्टोर होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज के बारे में हम लोगों ने देखा कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है, यानी प्लांट सेल वॉल जो होता है, वो सेल्यूलोज के बने होते हैं, और ये दुनिया में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट, इसको बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट है, प्लांट के बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये 3 चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। अब हम लोग चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का खेला यहाँ ख़त्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का खेला ख़त्म। कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म, ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में जितने सारे मसल्स होता है वो मसल बिल्डअप करता है, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको हम लोग किस में गिनेंगे? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रो में आता है, ये भी मैक्रो में आता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा हम लोग का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ख़त्म हो गया, और दूसरा हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर। तो आप लोग अगर कोई जिम जाते होंगे तो आप लोग प्रोटीन बिल्कुल लेते होंगे। बोलते हैं ना, मैं प्रोटीन पे हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, प्रोटीन शेक पीता है बहुत कोई। तो मैं तो जिम वूम आप देख ही सकते हैं भाई, मेरा हालत ख़राब है, तो जिम वूम से तो अभी दूरी बनाए हुए हैं। तो जो भाई लोग, आप लोग जिम जाते हैं, आप लोग प्रोटीन लेते हैं, तो आज समझ लीजिए आपका प्रोटीन बॉडी में जाकर के करता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आप लोग इजाज़त दे दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो होता है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके गाइज, मैंने पानी पी लिया है।
तो थोड़ा सा मैं ये थोड़ा क्लटर्ड हो गया, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, ताकि मेरा हौसला थोड़ा बढ़ते रहे। भले ही मुझे लाइक मिले या ना मिले, आपका ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा। अगर किसी को भी थोड़ा भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, तो कंटेंट बहुत रीच है। आप लोग अगर 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कितना डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रोटीन यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, ठीक है, बॉडी बिल्डर इसको बोला जाता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, पहला काम देखेंगे, ये जो टिश्यू होता है, यानी सेल का जो एक बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाता है, तो टिश्यू का हम लोग क्या करते हैं, ये रिपेयर करता है और निर्माण भी करता है, बिल्ड भी करता है। तो ये टिश्यू का निर्माण करता है, रिपेयर करता है। दूसरा काम प्रोटीन का क्या होता है, ये जो डिफरेंट टाइप का एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, एंजाइम्स आगे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन सारे हार्मोन्स एंजाइम को ये बनाता है। और तीसरा जो काम है, प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। अब हमें एक दिन में एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 40 से 56 ग्राम हमें डेली कंज्यूम करना है प्रोटीन। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा आपको मिलता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में आपको कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। और अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसी में मिलता है तो फैट में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको 1 ग्राम फैट में मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फैट में आपको मिलता है 9, ठीक है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम में मिल जाएगा। यहाँ तक। अब हम लोग जब प्रोटीन को पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है एक्चुअली में। प्रोटीन होता है, ये एमिनो एसिड हो गया, एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो एसिड है, ये चौथा एमिनो एसिड है। इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनता है एमिनो एसिड्स का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में बोलते हैं। और ये जो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, शायद हाइड्रोजन बॉन्ड से ना, नहीं गलत, आप लोग सही बोल रहे हैं। ये होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रोटीन को कैसे डिफाइन, अगर प्रोटीन का डेफिनेशन हमें कोई पूछेगा, कोई भाई प्रोटीन क्या होता है तो बता, प्रोटीन तो बता दिया कि टिश्यू रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन ये प्रोटीन है क्या, तो बता ही दे थोड़ा। तो प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है पॉली, मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा, पॉलीपेप्टाइड चेन, एक चेन होता है किसका, एमिनो एसिड्स का, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। इतना तो आपको क्लियर हो गया। प्रोटीन होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। अब ये एमिनो एसिड किस चीज़ से बना होता है, अगर बोलेंगे प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड कौन कौन से मटेरियल से बना है, ठीक है, एलिमेंट से बना है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, CHON, इस तरह से भी बोल सकते हैं, CHON से बना होता है, ठीक है। तो ये पूछता है एग्जाम में कि प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, फिर अमीनो एसिड में नहीं पाया जाता है। इसमें अगर मान लेते एग्जाम में दे दिया कि आपका, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि
निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है प्रोटीन यानी एमिनो एसिड के अंदर नहीं मिलता है। तो अगर आपको ए सल्फर दे दिया, ठीक है, इस तरह का कोई एक पोटेशियम दे दिया, तो आप उसको डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं सर इसमें तो CHON ही मिलता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 चीज़ मिलता है। ये सारे नोट्स आपको प्रॉपरली मेरे गूगल ड्राइव में या फिर टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो आप अगर बना सकते तो बना लीजिए। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं और भी स्लो आपको आपको साथ में लेकर चलूँगा, या फिर आप लोग मेरा नोट्स देख के भी नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आज हम लोग प्रोटीन को पढ़ के ही ख़त्म करेंगे क्लास, क्योंकि क्लास ऑलरेडी 40 मिनट क्रॉस कर चुका है, और अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो 45 मिनट से ऊपर क्लास करना सही नहीं होता है एक हेल्दी माइंड के लिए, और आपको उसके बाद वाले सारे चीज़ें जो होता है बोरिंग सा लगने लगता है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन जो होता है हमारे टिश्यू बॉडी को रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, एंजाइम हार्मोन को बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा हुआ होता है, किसका, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड किस किस चीज़ से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। अभी हम लोग कुछ स्पेशल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा स्पेशल प्रोटीन है। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है कि केसिन, केसिन प्रोटीन होता है, एक केसिन प्रोटीन होता है। केराटिन होता है, जो शैम्पू का ऐड देते हैं ना कि बालों में केराटिन की कमी हो जाता है, केराटिन युक्त शैम्पू अपनाइए, तो वो केराटिन होता क्या है भाई, वो एक प्रोटीन होता है। केराटिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, वो बालों में, नाखून में मिलता है। केसिन प्रोटीन जो होता है, केसिन जो होता है ये दूध में मिलता है। केराटिन जो होता है बालों में या नाखून में, नाखून में मिलता है, नाखून यानी नेल्स में मिलता है। सो मैं लिख देता हूँ नेल्स। ओके, तो हम लोग का जो केराटिन होता है वो बालों में, केराटिन युक्त शैम्पू आप लोगों ने ऐड सुना ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का कोलाजिन होता है, कोलाजेन, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। उसके बाद मायोसिन, मायोसिन, फिर पांचवा जो है हमारा स्पेशल प्रोटीन वो ग्लूटेन, ग्लूटेन। फिर छठा प्रोटीन जो है हमारा हेमोग्लोबिन। अब हम लोग एक एक करके, केसिन जो होता है दूध में होता है, केराटिन जो होता है बालों या नाखून में होता है, कोलाजिन जो होता है वो स्किन, बोन्स में होता है, बोन्स में होता है, स्किन में कोलाजिन होता है। माइसिन जो होता है वो मसल्स में होता है। तो इसको आप बहुत आसानी से रख सकते हैं याद, मसल्स यानी माइसिन, मसल्स माइसिन, मसल्स माइसिन, बोन्स कोलाजिन, बोन्स कोलाजिन। कोलाजिन फाइबर ऑलरेडी आप लोग बोन्स में पढ़ेंगे, जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, टेंड्रिल्स पढ़ेंगे, ये सब बहुत सारा चीज़ आएगा, तो उसमें कोलाजिन भी फाइबर आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ग्लूटेन जो होता है, ग्लूटेन जैसे गेहूं का आटा जब लोग गूंथ के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लचक आ जाता है, एक स्ट्रेच आ जाता है, जब खींचेंगे तो स्ट्रेच होगा। तो वो किसके कारण से होता है, गेहूं या फिर जौ में जो स्ट्रेच आता है, लचक आता है, वो ग्लूटेन के कारण से आता है। फिर हीमोग्लोबिन तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी में पाए जाते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, ये आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है। तो ये स्पेशल प्रोटीन आपका स्पेशल प्रोटीन था। ये स्पेशल पहला केसिन दूध में पाया जाता है, केराटिन बालों में, केराटिन वाला शैम्पू तो याद रखेंगे बालों में होगा। फिर कोलाजिन, कोलाजिन बोन्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। माइसिन मसल्स में पाया जाता है, माइसिन मसल्स, एम से माइसिन, एम से मसल्स। फिर ग्लूटेन जो होता है गेहूं में होता है, जो कि लचक या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो इस सारी चीज़ को हम लोग देख लिए, ये स्पेशल प्रोटीन में गिना जाता है। फिर अभी हम लोग एक और छोटा सा मुद्दा ख़त्म करके फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। हम लोग के शरीर में प्रोटीन के बारे में देख लिए कि इतना इम्पोर्टेंस है,
जब प्रोटीन की कमी होता है, प्रोटीन डिफिशिएंट हो जाता है शरीर में, प्रोटीन डिफिशिएंट रोग जो होता है, ठीक है, डिजीज़, प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज़, क्योंकि हम लोग स्पेशली डिजीज़ चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हर एक चैप्टर में उससे रिलेटेड डिजीजेस को देखते हुए चलेंगे। तो प्रोटीन की कमी से पहला जो होता है क्वाशियोरकर, ये एक डिजीज होता है जिसमें बॉडी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें मसल्स जो होता है लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है, हड्डियाँ दिखने लग जाती है, तो इस तरह का क्वाशियोरकर का। उसी तरह का सिम्टम के साथ आता है मैरस्मस, ये बच्चों में होता है मैरस्मस। तो क्वाशियोरकर और मैरस्मस ये दो रोग है जो प्रोटीन डिफिशिएंट होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मान लीजिए 4 डिजीजेस का नाम दे दिया और आपको पूछ लिया कि प्रोटीन डिफिशिएंट डिजीज कौन कौन सा है, तो आपको बस ये और ये याद रखना है। क्या क्या, मेरे साथ दोहराएंगे, प्रोटीन डिफिशिएंट डिजीज, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। पहला क्वाशियोरकर और दूसरा मैरस्मस, क्वाशियोरकर मैरस्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशियोरकर मैरस्मस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको, जो मैंने जितना सारा फैक्ट बताया, जितना सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पढ़ाया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक, मतलब मैंने जितना सारा चीज़ बताया आपको, अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख के कमेंट कर दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस तरह का कोई कमेंट मैं देखता हूँ कि रिपीटेटिव आ रहा है बच्चों से, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो होगा, यानी दूसरा वीडियो, बायोलॉजी सीरीज़ का दूसरा वीडियो में आपको पहला वीडियो का जो है डाउट्स मैं वहाँ पर पहले आखिरी के 5 मिनट में बता दूँगा। और इसी तरह हर एक वीडियो जो आएगा उसके सब्सिक्वेंट वीडियो में ही आपको सारा उसमें जो डाउट्स है वो बता दिया जाएगा आखिरी के 5 मिनट में। अब जैसे मैंने वादा किया था कि आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ में देने वाला हूँ, तो क्या है वो सरप्राइज़, आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है। एक टीचर के लिए सरप्राइज़ क्या हो सकता है? तो आपका सरप्राइज़ टन टन, तो ये बुक जो है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुक है। तो आप लोगों को अगर किसी को भी इस बुक को चाहिए, तो आप अपना जो है एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस मेरे कमेंट में कीजिए। और अगर कोई बहन है, अगर कोई महिला या फिर बहन है जो डेफिनेटली इस बुक का ज़रूरत है, उसको वो ख़रीद नहीं पा रही है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी महिलाओं को दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा लड़का है, आप अगर दिल से, मतलब खुद को ऐसे अगर सोचते हैं कि मेरे पास अभी वो रिसोर्सेस नहीं है, मैं बुक ख़रीद नहीं पा रहा हूँ और मुझे पढ़ना है, आपके अंदर जुनून है, तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको कुरियर करके ये बुक भेज दूंगा। क्योंकि मेरा 100 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो इसी तरह का मैं गिवअवेज, अगर मेरे पास जितने सारे अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सीरीज़ को आप लाइक सब्सक्राइब ना भी कीजिए, अगर आपको ये वीडियो और लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, तो इस सीरीज़ को प्रॉपरली देखिए भाई। 2026 में आपको जॉब लेने से साइंस वाला चैप्टर आपको दूर नहीं रख सकता। मैं दूसरे सब्जेक्ट का ठेका नहीं ले सकता, लेकिन साइंस में जिस तरह से पढ़ा दूंगा, आपको NTPC, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इस तरह के जो भी सारे रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यही बोल के मैं आपका ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।